नमस्कार साथियों। 1984 में भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं सियाचिन पर युद्ध करने के लिए निकल जाती है। उद्देश्य था सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना और सियाचिन ग्लेशियर की भौगोलिक स्थितियां कुछ इस तरह की थी कि जो सेना पहले वहां पहुंचेगी जीतेगी भी वही, ठीक है, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची चोटियां वहां पर थी, जो पहले पहुंच गया वो जीतेगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक है ऑपरेशन मेघदूत वर्सेस ऑपरेशन अबाबिल। भारतीय सेना ने अपने अभियान का नाम रखा था ऑपरेशन मेघदूत और पाकिस्तानी सेना ने अपने अभियान का नाम रखा था ऑपरेशन अबाबिल। और 1984 से अब तक यहां पर कुल मिलाकर के 2500 से 2700 के आसपास जवान जो है शहीद हो चुके हैं इस चोटी पर, जिसमें से 900 भारत के हैं और बाकी पाकिस्तान के हैं। तो इतना आखिर क्या इसका सामरिक महत्व है कि इतने सैनिकों की कैजुअलिटी होने के बावजूद एक ऐसा जगह जहां पर कोई नहीं रहता, सिर्फ बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, दोनों ही देश चाहते हैं कि इस पर मेरा कब्जा हो जाए। तो विस्तार से इस चीज के बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक और अभियान भारतीय सेना ने यहां पर किया था, इसका नाम था ऑपरेशन राजीव। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऑपरेशन राजीव में ये जो राजीव है ये कौन है। तो बहुत सारे बच्चे राजीव गांधी टिक लगाते हैं, जो कि गलत है। और इसका सही जवाब क्या है वो मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में, जब मैं ऑपरेशन राजीव को समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर को समझने से पहले, सियाचिन अभियान को समझने से पहले हमें कश्मीर का थोड़ा सा भूगोल समझना पड़ेगा, तब हमको अंदाजा आएगा कि आखिर सियाचिन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और किस तरह से यहाँ पर अभियान किया गया था। कश्मीर का जो पूरा इलाका आपको मैप में दिख रहा होगा, कश्मीर अभी 3 देशों के पास है। कश्मीर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा, एक है भारत के पास, दूसरा है पाकिस्तान के पास और तीसरा है चाइना के पास, ठीक है। तो इस मैप में आपको जो येलो कलर का और व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये भारत के कब्जे में है, ठीक है। कश्मीर का इतना इलाका भारत के पास है, ठीक है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको और ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, इतना इलाका जो है अपने आप में भारत के कब्जे में है, ठीक है। दूसरा देखिए पाकिस्तान के कब्जे में कितना इलाका है। तो जो आपको लाइट ग्रीन कलर का इलाका आपको पूरा का पूरा ये दिखाई दे रहा है, ये जो है पाकिस्तान के कब्जे में और यहां नीचे तक आता है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा इलाका जो है कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है। और चाइना के कब्जे में कौन सा इलाका है, तो देखिए चाइना के कब्जे में है 1962 में जब चाइना और भारत का वॉर होता है तो वो इस इलाके को जो है कब्जा लेता है चाइना। इसको अक्साई चिन बोलते हैं, ठीक है, इसको अक्साई चिन का इलाका बोलते हैं। यहीं पर गलवान वैली है, फिंगर्स हैं, वहाँ पर जो गलवान रिवर्स है वो मूर्ति है, फिंगर्स अलग अलग बनाती है, तो ये वाला इलाका। और दूसरा देखिए एक और इलाका मैप में है जो पाकिस्तान के पास था और उसने गिफ्ट करके चाइना को दे दिया, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है ना इस कलर का, ठीक है, ये वाला इलाका भी पाकिस्तान के कंट्रोल में था और पाकिस्तान ने इसको चाइना को गिफ्ट में दे दिया। गिफ्ट में देने का उद्देश्य क्या था कि ये वाला पूरा का पूरा इलाका चाइना का है अपने आप में, यहाँ का इलाका चाइना का है और ये सियाचिन ग्लेशियर के ठीक ऊपर पे पड़ता है। इसलिए सियाचिन ग्लेशियर पर समय आने पर भारत को, पाकिस्तान को अभियान कर सके भारत के खिलाफ, यहाँ से नीचे को इस इलाके का डेवलपमेंट बहुत जरूरी था और पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस इलाके का डेवलपमेंट कर सके। तो सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना को इलाका दे दिया ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। अब सब कुछ तो हमने जान लिया, लेकिन मेन चीज जो हम जानते हैं जिसके बारे में हम पढ़ना है, सियाचिन ग्लेशियर वो कहां पर है ये अब तक हम नहीं जान सके हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर का इलाका मैं थोड़ा सा आपके सामने ब्लैक कर देता हूं। ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप आपको दिखाई दे रहा है ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब आप अगर इस सियाचिन ग्लेशियर को देखेंगे तो इसकी सीमा इधर साइड कहां से मिलती है, भारत के साथ से लगती है। इस तरफ से इसकी सीमा कहां से लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। और ऊपर इसकी सीमा किसके साथ लगती है, चाइना के साथ लगती है, ठीक है। चाइना की बात करें तो जो इलाका पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया वहां से इसकी सीमा लगती है। और इस सियाचिन ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे आसान कहां से जाना है, तो इसमें सबसे आसान है यहां से जाना। पाकिस्तान की ओर से अगर आप यहां एंट्री करते हैं तो बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं और बहुत ही तीव्र ढलान यहां पर नहीं है, इसलिए सियाचिन पर अगर जाना है तो भारत के रास्ते नहीं बल्कि पाकिस्तान के रास्ते से जाना आसान है। इसके बावजूद भारत की सेना इस जंग को जो है जीतती है और पाकिस्तान को जो है काफी नुकसान होता है। देखिए असल में हुआ ये था कि 1948 में, ठीक है, पाकिस्तान के साथ लाहौर एग्रीमेंट हमारे यहाँ पर साइन होता है और उस लाहौर एग्रीमेंट में क्या प्रावधान किए जाते हैं, एक एलओसी खींच दी जाती है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ से शुरू होती है, मैं उस एरिया को ब्लैक पेन से कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे मैप में, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे शुरू होती है, इस तरह से शुरू होती है, इस तरह से ये लाइन खींच दी जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में और ये लाइन जो है यहाँ पर तक जाती है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम था अपने आप में NJ 9842, इस पॉइंट का नाम। तो इतनी बड़ी एलओसी भारत पाकिस्तान के बीच में खींच दी जाती है जब 1947-48 में भारत पाकिस्तान भिड़ जाते हैं आपस में आज़ादी के ठीक बाद। तो पाकिस्तान ने इतने इलाके पर कैप्चर कर लिया था, इतना इलाका भारत ने कैप्चर कर लिया था अपने आप में। तो यहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं रुक जाती है, मामला यूनाइटेड नेशंस के हाथ में भेज दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान समझौता करते हैं कि हम दोनों सेनाएं जो है यहाँ पर अपने आप में रुक जाते हैं और ये लाइन खींच दी गई। इस लाइन को बोला गया एलओसी, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो ये बॉर्डर जो है, जिसको मैं येलो कलर से डिफाइन कर देता हूं, ये वाला जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया गया यहां पर, ठीक है। इसी वजह से ये मामला अपने आप में विवाद में रहा। भारत इसको अपना हिस्सा मानता था, पाकिस्तान इसको अपना हिस्सा मानता था, और 1984 तक किसी भी देश की सेनाएं इस सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में नहीं थी। ये वाला जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहां पर अपने आप में सेनाएं नहीं थी। अब उसके बाद पाकिस्तान ने एक चाल चलनी शुरू की। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, सियाचिन ग्लेशियर पर अगर आपको चढ़ना है तो पाकिस्तान की ओर से चढ़ो तो आसान है, भारत की ओर से चढ़ो तो टफ है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई हमारे यहां से पड़ती है। पाकिस्तान की ओर से जो ढाल है अपेक्षाकृत निचले हैं और धीरे धीरे चढ़ाई पड़ती है, इसलिए वहां से चढ़ना क्या होता है, आसान होता है। तो उस समय यूरोप के बहुत सारे माउंटेनियर्स यानी कि पर्वतारोही हैं, वो अपने यहाँ की सारी चोटियों को चढ़ चुके थे, लगभग आल्प्स वगैरह, आल्प्स यूराल सब चढ़ चुके थे। तो वो चाहते थे इस सियाचिन की चोटियों पर चढ़ना। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान खुद चाहता था कि लोग सियाचिन की चोटियों पर चढ़ें, क्योंकि सियाचिन की जो ढाल है पाकिस्तान की ओर से बेहतर है, भारत की ओर से थोड़ी कठिन है। तो लोग जितने भी यहां पर चढ़ने के लिए आएंगे वो पाकिस्तान से अनुमति लेकर चढ़ने के लिए जाएंगे, और कानूनी दृष्टि से चूंकि पाकिस्तानी क्षेत्र में चढ़ने की अनुमति दे रहा है तो ये इलाका कानूनी रूप से पाकिस्तान का ही हो जाएगा। लेकिन जब भारत सरकार को इस बात का पता चलता है कि पाकिस्तान भर भर के यूरोप के पर्वतारोहियों को यहां पर ला रहा है और अपने इलाके से अनुमति देकर इस इलाके पर चढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी 1970 से, ठीक है। ये दौर 1970 से शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले 1950 1960 उसमें उस समय इतनी तकनीकी नहीं थी कि इतने ऊंचे इलाकों पर अपने आप में चढ़ा जाए, क्योंकि वहां पर चढ़ने के लिए वैसे ही कपड़े चाहिए होते हैं, वैसे ही सब कुछ चाहिए होता है, इंस्ट्रूमेंट इत्यादि। और 1970 से जब पर्वतारोहण अपने आप में काफी आगे आने लगा, उससे पहले कुछ गिने चुने ही पर्वतारोही अपने आप में हुआ करते थे, तो पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर्वतारोहियों को बुलाया और इस पर चढ़ाने लगा और उनको परमिशन देने लगा। और कहीं ना कहीं जो यूरोप है, अमेरिका है, ये अपने मैप में सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने लगे। तो भारत को अब डर महसूस होने लगा कि साहब इस तरह से तो सियाचिन पाकिस्तान के कब्जे में जाएगा, क्योंकि ये जो सियाचिन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये हमारे दो दुश्मनों को अलग करता है। सियाचिन के ठीक इस तरफ क्या है, चाइना है, अक्साई चीन, और ठीक इस तरफ क्या है, पाकिस्तान है। अगर भारत का कंट्रोल इस सियाचिन ग्लेशियर पर होता तो यहाँ से अक्साई चीन पर भी नजर डाल सकता है, यहाँ से पाकिस्तान पर भी नजर डाल सकता है। सबसे बड़ी बात है, जंग अगर हो जाती है तो यह इलाका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप सोचिए अगर दुश्मन का यहां पर कब्जा हो गया तो ऊंचाई वाला इलाका है अपने आप में, यहां से इस पूरे के पूरे कश्मीर घाटी पर नजर रख सकता है, यहां पर बॉम्ब गिरा सकता है, यहां पर मिसाइलें गिरा सकता है, और भारत की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। अगर युद्ध भारत चीन के बीच में होता तो आप जानते हैं चीन और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं, चाइना की सेना यहां से आ सकती है, ऊपर भी चाइना है अपने आप में। ये वाला इलाका तो पूरा का पूरा चाइना ने ही पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान ने ही चाइना को दिया है। तो इसलिए ये इलाका क्या था, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। और 1970 से लेकर 80 के दौर में अब होने क्या लगा कि पाकिस्तान की भी आर्मी इस इलाके में पेट्रोलिंग करने के लिए चली जाती थी, ये उद्देश्य देने के लिए कि हाँ हमारा इलाका है। और इसी तरह से भारत की सेनाएं भी जो है कभी कभार यहाँ पर समय समय पर अपने सैनिकों को पेट्रोलिंग करने के लिए भेज देती थी, ताकि ये संदेश दें कि हम यहाँ तक गश्त करने के लिए आए हैं और ये इलाका हमारा। लेकिन स्थायी रूप से कोई भी चौकियाँ, कोई भी पोस्ट और कोई सैनिक यहाँ पर नहीं रहते थे। बस 8-10 दिन के अभियान होते थे, सेना यहाँ पर जाती थी, सेना के जो पर्वतारोही थे वो यहाँ पर जाते थे और गश्त वस्त लगा के आते थे, फोटो वोटो खिंचा के सोशल मीडिया पर डाल देते थे और कहते थे कि ये वाला इलाका क्या है, हमारा है। अब देखिए भारत सरकार को एक इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है रॉ की ओर से। 1983 में एक इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है कि पाकिस्तान एक अभियान यहां पर करने जा रहा है। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन अबाबिल और तकरीबन 10,000 सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा है इस जगह पर रहने के लिए। उनको जो है कपड़े इत्यादि जिस तरह से वहां पर रहा जाता है, क्योंकि देखो अचानक से किसी भी एक सोल्जर को गर्म अगर कोई स्थान पर रह रहा है, अचानक से तुम यहां पर सियाचिन ग्लेशियर में भेज दोगे तो उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे सोल्जर्स को ट्रेन करना होता है अपने आप में इस जगह पर रहने के लिए। तो एक इंटेलिजेंस इनपुट भारत सरकार को मिलता है 1983 में कि पाकिस्तान इस सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो जैसे ये खबर भारत सरकार को मिलती है तो भारत सरकार भी यह प्लान तैयार करती है कि किसी भी तरह से सियाचिन ग्लेशियर को कब्जे में लिया जाए। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि भारत सरकार को निर्णय त्वरित लेना था, क्योंकि जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। क्योंकि चोटियां यहां पर इस तरह की हैं कि दूसरी सेना अगर आएगी तो नीचे होगी, पहले पहुंचा हुआ व्यक्ति ऊपर होगा और ऊपर से दूसरे को मार देगा। क्योंकि यहां पर केवल दुश्मन ही आपका दुश्मन नहीं है, यहां का मौसम भी आपका दुश्मन है, यहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी आपका दुश्मन है। इसलिए सबसे पहले भारत को इस यहां पर चढ़ाई करनी थी। तो इसके लिए देखिए आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ही इस मौसम में जो यहां पर सियाचिन ग्लेशियर है यहां पर चढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे। चढ़ने के लिए कपड़े तो थे, आमतौर पर गर्म कपड़े भारत के पास थे ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर स्थायी रूप से रहने के लिए जो बेहतर से बेहतर क्वालिटी के कपड़े हैं वो यहां पर नहीं होते हैं। तो भारत और पाकिस्तान
तो जो भारत सरकार है वो नॉर्वे, आपको पता होगा नॉर्वे, क्योंकि यूरोप में क्या है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर इस तरह के कपड़े बहुत पहले से बनते थे, इसलिए वहाँ उनके पास टेक्नोलॉजी थी। तो नॉर्वे की जो कंपनी है उससे संपर्क करती है और उसको ऑर्डर देती है कि आप हमारे लिए इतने जो है कपड़े बना दो। तो नॉर्वे की वो फैक्ट्री बताती है कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और अगले 2 साल तक हम आपको इस तरह के कपड़े नहीं दे सकते हैं, तुम इस दूसरी कंपनी के साथ संपर्क करो, ये आपको दे देगी। तो जब नॉर्वे की कंपनी बोलते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में ऑर्डर्स हैं कि हम आपके ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भारत सरकार को कुछ ना कुछ सोचने को मजबूर होना पड़ता है और भारत सरकार पूछती है कि ये जो ऑर्डर्स तुम्हारे पास हैं, ऑर्डर तुमको किसने दिए हैं? तो वहां से खबर आती है कि ये ऑर्डर हमें कहां से मिले हैं, पाकिस्तान के साथ मिले। तो जैसे ये खबर भारत सरकार को मिलती है तो एकदम इंटेलिजेंस रिपोर्ट अपने आप में बेशक नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी खबर थी कि हम ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान ऑलरेडी ऑर्डर देकर बैठा है, उसके पास बहुत सारे कपड़ों की डिलीवरी हो गई। इसका मतलब क्या था कि पाकिस्तान कभी भी सियाचिन ग्लेशियर पर अटैक कर सकता है। भारत ने प्लान तैयार किया था कि 1984 की गर्मियों में हम अटैक करेंगे, जुलाई अगस्त, ठीक है, क्योंकि तब बर्फ काफी मात्रा में पिघल चुकी होगी और ऊपर से भी बर्फबारी थोड़ी सी कम होगी, इसलिए 1984 में जून जुलाई के आसपास हम अगर अटैक करेंगे तो ये मौसम भारतीयों के अनुकूल होगा। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने देखा कि पाकिस्तान ने जो है अपने कपड़ों के ऑर्डर दे दिए हैं, उसको बहुत सारे पहुंच भी चुके हैं और पाकिस्तानी सेना के 10,000 सोल्जर्स जो है वेल ट्रेंड भी हो चुके हैं, जैसा कि रॉ का इंटेलिजेंस इनपुट था। तो भारत सरकार को अपना अभियान जो है वो तुरंत शुरू करना था। तो भारत सरकार मई जून का इंतजार न करते हुए अप्रैल में ही अपना अभियान शुरू कर देती है और 13 अप्रैल की वो डेट थी, ठीक है, 13 अप्रैल की डेट थी। भारतीय सेना जो है अपने आप में यहां से निकल जाती है सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर पर अगर कब्जा करना है तो किस तरह से उस पर कब्जा होगा, जैसा कि ट्रायंगुलर शेप में आपको बता चुका हूं, इसका है सियाचिन ग्लेशियर का, तो वो ट्रायंगुलर शेप मैंने यहां पर बनाया। इससे मैं आपको समझाऊंगा कि सियाचिन ग्लेशियर में आखिर कौन कौन सी चोटियां थी, कौन कौन से पासेस थे जिस पर भारतीय सेना को कब्जा करना था। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये वाला पॉइंट जो है NJ 9842, इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया था LOC, यहीं तक LOC जो है डिफाइन थी अपने आप में। यहां से ऊपर की ओर जाएं तो सबसे पहले भारतीय सेना को ग्योंगला, ये दर्रा था अपने आप में भारतीय सेना को इस पर कब्जा करना था। उसके बाद ऊपर बढ़ना है बिलाफोंडला, इस पर कब्जा करना है। देखो बिलाफोंडला पर अगर कब्जा हो जाता है तो यहां से थोड़ी सी दूरी पर साल्टोरो रेंज पड़ती है, ठीक है, ये साल्टोरो रेंज जो है ये सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी है। सोचिए सबसे ऊंची चोटी सियाचिन ग्लेशियर की है और जो इस साल्टोरो रेंज पर कब्जा कर लेगा वो जंग जीत जाएगा। फिर उसके ऊपर भारतीय सेना को सियाला पर कब्जा करना और फिर उसके ऊपर पे इंदिरा कॉल पर कब्जा करना। अगर इतना कब्जा भारतीय सेना का हो जाता है तो पूरा का पूरा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के कब्जे में हो जाएगा। और आज भी आप जानते होंगे, अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो उत्तरी बिंदु क्या है अपने आप में, इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, यहां पर इंदिरा कॉल पड़ता है जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ है, ठीक है, ये इंदिरा कॉल है। तो देखिए आप इसको समझ चुके होंगे। इससे नीचे पूरा का पूरा पाकिस्तान है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा पाकिस्तान की टेरिटरी है और भारतीय सेना को इस तरह से इस लाइन को होते हुए कब्जा करना है, इधर को आना है। तो कितना रणनीतिक महत्व का अपने आप में इलाका है आप इसको समझ चुके होंगे। तो 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना का ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च होता और भारतीय सेना को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है। जो भारतीय सेना के अभियान का नेतृत्व कर रहे थे वो कर्नल नागेंद्र बुल, वो नरेंद्र बुल अपने आप में था उनका नाम, वो उन्होंने सारा का सारा प्लान तैयार किया था और अपने सोल्जर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप अपने जो रेडियो अपने साथ लेके गए हो इसके सिग्नल को ऑन नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको आपने ऑन किया तो पाकिस्तान के जो सेना है उसको आपकी एग्जैक्ट लोकेशंस पता चल जाएगी। लेकिन जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पर जाते हैं तो जो रेडियो ऑपरेटर था, देखिए यहाँ पर इतना ठंडा होता है कि पल्मोनरी ऑडिमा नाम की एक बीमारी लोगों को हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी फेफड़े हैं उनमें पानी भर जाता है, ठीक है। इसके अलावा थकान हो जाती है, अगर आप खाना खाते हैं तो पचता नहीं है, सर में दर्द होता है, मेमोरी लॉस, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इतने बड़े इलाके में। तो जैसे भारतीय सेना ने ग्योंगला के पास अपना अभियान शुरू किया तो जो रेडियो ऑपरेटर था भारतीय सेना का, इसको जो है पल्मोनरी ऑडिमा नाम की बीमारी हो जाती है और इसके फेफड़े में पानी भर जाता है और ये गिर जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जो है सैनिक मुश्किल में यहाँ पर था। इसके अलावा एक और भारतीय सैनिक की मौत हो जाती है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान दुश्मन था लेकिन उससे बड़ा दुश्मन क्या था, नेचर। तो जैसे ही 2 सैनिकों की मौत की खबर अपने आप में आती है तो भारतीय सेना अपना रेडियो ऑन करती है और इनको संदेश दे देती है, ठीक है कि हमारे 2 सैनिकों के साथ ऐसा हो गया और उनको जो है बाद में ले जाया जाता है वहां से। इसी के साथ चीता और चेतक हेलीकॉप्टर जो है अपने आप में इस इलाके में भारतीय सेना के लिए रसद सामान, क्योंकि देखो इतना भारी मात्रा में सामान सैनिक वहां पर नहीं ले जा सकते थे, उनको अपने कपड़े और थोड़ा बहुत सामान इत्यादि ही ले जाना था, बाकी हथियार इत्यादि जो भी है वो भारतीय सेना के जो हेलीकॉप्टर है वहां से सियाचिन ग्लेशियर में जहां पर सैनिक तैनात रहेंगे ठीक उसी लोकेशन पर वो गिराएंगे और उसको जो है सैनिक अपने आप में यूज करेंगे।
तो जैसे ही ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान की सेना को भी भनक लग जाती है कि भारत की जो आर्मी है कहीं ना कहीं सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंच चुकी है, तो अब वो भी अपने आप में चढ़ाई करना शुरू कर देती है। तो भारतीय सेना का जो इनिशियल स्टेप था, यहीं पर भारतीय सेना अपने आप में एक जो है पड़ाव डाली हुई थी। और यहीं पर आपको दिखेंगे कि एक हमारे लांस नायक चंचल थे, वो बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे, उनकी सूझबूझ से हादसा टल जाता है अपने आप में। 26 पाकिस्तानी सैनिक, ठीक है, यहाँ पर अटैक करते हैं। असल में था ये कि वहाँ पर भारत के जितने भी सैनिक थे सब के सब अंदर टेंट के अंदर सोए हुए रहते, क्योंकि उसके अंदर गर्मी जो है, ठंडी जो है थोड़ी कम लगती है, और केवल एक लांस नायक चंचल जो है बाहर पर ड्यूटी दे रहे थे। उसमें होता यह है कि सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है, एक सैनिक बाहर पर खड़ा होगा, नजर रखेगा, और बाकी सैनिक अंदर रहेंगे, और रोटेशन के तहत जो ये सब चलता रहेगा। तो लांस नायक चंचल वहां पर थे, उनको सामने दिखाई दिया कि कुछ तो हलचल हो रही है, और लांस नायक चंचल अपने आप में सीधा फायरिंग कर देते। अगर मान लीजिए फायरिंग नहीं करते, पाकिस्तान की सेना अगल बगल में थी और वो फायरिंग करती, तो सोते हुए भारतीय जवानों की मौत हो जाती और ये पूरा का पूरा इलाका चाइना के पास हो जाता। तो कहीं ना कहीं जो लांस नायक चंचल हैं, उन्होंने यहाँ पर बहादुरी दिखाई, और जैसे उनको ऐसा एहसास होता कि सामने कोई है, तो वो फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग की आवाज़ से भारतीय सैनिक जग जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भीषण युद्ध होता है, और इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना बुरी तरह से हारती है। पाकिस्तान के जो 26 जवान वहाँ पर इलाके पर थे, वो 26 के 26 जवान मारे जाते हैं। भारतीय सेना इनके शवों को आदर के साथ यहां पर दफना देती है, और इस तरह से ये वाला इलाका भारत के कब्जे में हो जाता है। धीरे धीरे ग्योंगला, फिर बिलाफोनला, फिर सियाला, फिर इंदिरा कॉल, और ये जो साल्टोरो रेंज है, पूरी की पूरी रेंज पर भारत का कब्जा हो जाता है, और सियाचिन ग्लेशियर जो है पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में हो जाता है। उस समय देखिए, पाकिस्तान का जो अभियान है इसका नेतृत्व कर रहे थे परवेज मुशर्रफ। उस समय वो जनरल नहीं थे, जनरल तो बाद में बनते, बल्कि जब कारगिल का वॉर होता तब भी ये परवेज मुशर्रफ का आपने नाम सुना होगा। इसी बंदे ने पूरा का पूरा प्लान तैयार किया था भारत के खिलाफ। बाद में ये व्यक्ति पाकिस्तान का तानाशाह भी बनता है, परवेज मुशर्रफ, ठीक है, वहां के नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त करके खुद सत्ता में बैठ जाते हैं परवेज मुशर्रफ। तो यही परवेज मुशर्रफ उसमें ब्रिगेडियर थे, और सारा का सारा प्लान इन्होंने तैयार किया था। तो सोचिए, परवेज मुशर्रफ ने डेट रखी थी 17 अप्रैल की, भारतीय सेना 13 अप्रैल को चढ़ाई के लिए चली जाती है, पाकिस्तान की सेना ने डेट रखी थी 17 अप्रैल की, हम 17 अप्रैल को जो है जाएंगे। तो इतना फायदा हुआ पहले जाने का, पहले चले गई तो पहले कब्जा हो गया, और पाकिस्तान की सेना को क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। देखिए, आप सोच रहे होंगे ये पूरा बॉर्डर पाकिस्तान का है, यहां से पाकिस्तान की सेना है, ठीक है, सारी की सारी सेना है, और पाकिस्तान की बॉर्डर से लगते हुए भारतीय सेना को इस तरह से अंदर अंदर घुसना था, क्योंकि देखिए सीधा जो है जो चोटियां हैं उन पर चढ़ाई नहीं की जा सकती। यहां पर जो छोटे छोटे दर्रे थे, इन दर्रों से, ठीक है, छोटे छोटे पासेस हैं, इन पासेस जो है भारत को अंदर जाना था। इस तरह से इन पासेस यहां से अंदर जाना था, ऐसे फिर अंदर जाना था, फिर ऐसे फिर अंदर जाना था। तो इस तरह से अटैक करना था। अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री अपने आप में भारत की यहां पर होती है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं, तो देखो जो सियाचिन है, इसका नाम सियाचिन क्यों पड़ा? देखिए, सियाचिन का मतलब होता है द प्लेसेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, यानी कि यहाँ पर गुलाब के फूल बहुत होते हैं, और गुलाब के फूल होने की वजह से ही जो है इस जगह का नाम अपने आप में सियाचिन पड़ा। तो सियाचिन अपने आप में बहुत खतरनाक जगह है, दुनिया में इससे ऊंचा युद्धस्थल कोई नहीं है। और 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत चल रहा था, वो दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित युद्धस्थल था, और पूरी दुनिया की नजर अपने आप में इसमें थी कि इसमें कौन जीतेगा। और टेम्परेचर की बात करें तो -55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -55 डिग्री सेल्सियस अपने आप में कम टेम्परेचर नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाती है, पानी जम जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना है, -55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और तकरीबन 6000 मीटर की ऊंचाई पर ही अपने आप में हुआ था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सैनिकों के लिए थी, क्योंकि केवल दुश्मन से ही नहीं लड़ना था, वहाँ पर मौसम से भी लड़ना था। तो कुछ और चीज़ें सियाचिन के बारे में अगर हम देख लें, तो 1984 में, ठीक है, 1984 में पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को हार जाता है, लेकिन वो अपना हौसला नहीं छोड़ता। उसका कहना था कि हम फिर कब्जा करेंगे, फिर से प्लान तैयार करेंगे। तो 1987 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था सियाचिन ग्लेशियर पर, और वहां की एक चौकी पर कब्जा कर लिया, और उसका नाम रखा कायदे आजम पोस्ट, ठीक है। जैसे ही भारतीय सेना को इसकी खबर लगती है, तो भारतीय सेना के एक पंजाबी सूबेदार थे बाणा सिंह, उनका खून खौल उठता है, और वो पाकिस्तान की चौकी पर हमला करने की अनुमति मांगते हैं। बाणा सिंह को, इसकी सूबेदार बाणा सिंह को इसकी अनुमति मिल जाती है, और बाणा सिंह के नेतृत्व में एक टीम वहां पर जाती है। और 1987 में इस अभियान का नाम था ऑपरेशन राजीव, ठीक है, इस अभियान का नाम क्या था, ऑपरेशन राजीव। मेघदूत इससे पहले का नाम था। 1984 में जो ऑपरेशन था उसका नाम मेघदूत था। 1987 में पाकिस्तान ने यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया, और एक चौकी कब्जा ली, और इस चौकी को पाकिस्तान की सेना से खाली करने का जो अभियान था उसका नाम था ऑपरेशन राजीव। और ये अभियान जो ऑपरेशन राजीव था, राजीव पांडे एक सेना में लेफ्टिनेंट थे, बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे, कभी इनकी जीवनी आपको बताऊंगा। तो लेफ्टिनेंट राजीव पांडे
इनके नाम पर इस अभियान का नाम ऑपरेशन राजीव था, राजीव गांधी के नाम पर नहीं था, ठीक है। तो 1987 में दोबारा जब प्रयास किया था तो बाणा सिंह के नेतृत्व में जो भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री वहां पर जाती है और वो जो है इनको वहां से खदेड़ देती है और इस पोस्ट को अपने कब्जे में कर लेती है। बाणा सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र दिया गया और साथ ही इस पोस्ट का नाम जिसका नाम पाकिस्तान ने कायदे आजम या कायद पोस्ट रखा था, उस पोस्ट का नाम बाणा सिंह पोस्ट रखा गया। और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, सियाचिन तो ऊंचा है, इससे भी ऊंचा अपने आप में सबसे ऊंचाई पर जो पोस्ट है पूरी दुनिया में वो यही है, बाणा सिंह पोस्ट। इसके बाद भी पाकिस्तान की सेना का मन नहीं भरा, 1989 में फिर से उसने इस तरह का अभियान किया लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। तो ये था ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, देखो सियाचिन पर काम करने में इतनी प्रॉब्लम्स आखिर क्यों थी। देखिए सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो एल्टीट्यूड सिकनेस यहां पर अपने आप में थी। एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब है कि अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। ये दो तरह की थी, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट सिकनेस में क्या होता है साहब कि आप चढ़ेंगे तुरंत ही हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होने लगी, आपका शरीर काम नहीं करेगा, ठीक है। और क्रॉनिक क्या है कि अगर आप लंबे समय तक इस इलाके में रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको होगी। और आपने देखा होगा कभी भी किसी सोल्जर को 2 साल से ऊपर सियाचिन में पोस्ट बहुत कम किया जाता है, 2 साल में उसको बाहर कर दिया जाता है वहां से, फिर दूसरे सोल्जर को वहां भेजा जाता है, क्योंकि यहां की स्थितियां ऐसी हैं कि अगर आप बहुत लंबे समय तक यहां पर रहेंगे तो आपका शरीर जो है अपने आप में उतना उचित नहीं रहेगा, ठीक है। हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है साहब, आपके फेफड़े जो है जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर हो जाती है तो आपके फेफड़े जो हैं सूख जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल ओडिमा, तो इसमें क्या होता है आपकी जो ब्रेन है ये काम करना बंद कर देता है, इसमें अपने आप में सूजन आ जाता है, ठीक है। आपको फैटिक होगा, आप थकान हो जाएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, आपको भूख बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी, आप खाना खाएंगे तो आपको पचेगा नहीं। मेमोरी लॉस में आपको बता चुका हूँ, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो जाएगी। स्लीप डिस्टर्बेंसेस अपने आप में हो जाएंगे। स्लीप डिस्टर्बेंसेस का मतलब होता है कि आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, कंफ्यूजन में आप रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अपने आप पे सैनिकों के पास थी। और सबसे बड़ी बात है एवलांचेस, ठीक है, जो वहां पर आपने देखा होगा अभी तक कुल मिलाकर लगभग 2500 से 2700 सैनिक अपने आप में शहीद हो चुके हैं, ठीक है, यहां पर इस सियाचिन ग्लेशियर पर। ऐसा नहीं है कि केवल भारत की सेना ही सियाचिन ग्लेशियर पर है। मैं आपको बताऊं, अगर ये सियाचिन ग्लेशियर है, मेरा मैप कहीं चला गया, हाँ, ये जो सियाचिन ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। ये जो सियाचिन ग्लेशियर आपको दिख रहा है, इस पोर्शन पर जो है भारतीय सेना का कब्जा है यहां पर, ठीक है। लेकिन इसके ठीक बगल में ये वाला जो इलाका है यहां पर पाकिस्तान का कब्जा है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने अभी भी यहां पर स्थिति में है। भारत की जो सेना है थोड़ा ऊंचाई पर है और जो पाकिस्तान की सेना है थोड़ा सा ढलानों पर है। तो अपने आप में दुश्मन से भी खतरा। और सबसे बड़ी बात बताएं तो यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है अपने आप में एवलांचेस का। यहाँ पर गोलीबारी अब ना के बराबर होती है, कभी कभार गोलीबारी होती है अन्यथा नहीं होती। 1980s के दौर में जब शुरू में भारत ने कब्जाया था उस समय गोलीबारी होती थी, अब नहीं होती है। लेकिन अब जो इतने जवान हमारे जो शहीद हुए 2700 के आसपास, ठीक है, जिसमें से 900 भारत के हैं और बाकी पाकिस्तान के हैं, ये सारे के सारे मौसम की वजह से शहीद हुए। कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई 2 साल जब वहाँ से रहने के बाद आया तो उसके बाद शहीद हो गया, बीमार हो गया, इस तरह की अपने आप में घटनाएं थी। भूस्खलन, हिमस्खलन बहुत बड़े पैमाने पर हुए और इस तरह से जो है भारत और पाकिस्तान के सोल्जर्स अपने आप में शहीद हो गए। और आप सोच रहे होंगे क्या ज़रूरत पड़ेगी इस इलाके पर कब्जा करने की। भारत की बात करें तो एक दिन में भारत का यहां पर खर्चा होता लगभग 10 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो 10 करोड़ के आसपास भारत का एक दिन का खर्चा है। और बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि भारत एक वीरान अपने आप में ये पहाड़ी है, इस पर केवल और केवल इस पर एक साल में अपने बजट का 3650 करोड़ रुपया खर्च करता है। एक दिन का 10 करोड़ हुआ तो 365 दिन का 3650 करोड़ हो गया। और ऐसा ही पाकिस्तान भी करता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कम करता, पाकिस्तान के भी अपने आप में 10,000 के आसपास ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉयड हैं, हमारे भी हैं। तो भारत और पाकिस्तान यहां पर इतने से इलाके में साल भर में 3650 करोड़ रुपए इतना तक जो है पैसा खर्च करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको वेस्टेज ऑफ मनी मानते हैं, लेकिन देखिए वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, क्योंकि जैसे ही भारत की सेना यहां से उतरेगी, अगर भारत पाकिस्तान में समझौता होता है तब की बात तो अलग है, लॉन्ग टर्म अगर कश्मीर का कोई सोल्यूशन निकलता है तब की बात तो अलग है। लेकिन अगर भारत अपनी ओर से कह दे कि यहां पर हमारा खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे सोल्जर्स हमारे कैजुअलिटी हो रही है और हम इस इलाके को खाली करके पहले की स्थिति में अगर हम आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान देर नहीं लगाएगा इस इलाके पर दोबारा से कब्जा करने में। और एक बार अगर उसका कब्जा होगा तो उसका कब्जा छुड़ाना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। जनरल परवेज मुशर्रफ जिस समय यहाँ के ब्रिगेडियर थे, जब ऑपरेशन मेघदूत में उनकी सेना बुरी तरह से हारती है तो बताया जाता है कि ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ फूट फूट कर रोते हैं यहाँ पर और कसम खाते हैं कि एक दिन मैं भारत का सर जो है उसके धड़ से अलग करूंगा, ठीक है। और आपने देखा होगा जिस समय वो मांग करते हैं अपने उच्चाधिकारियों से
सरकार से कि हमारे इतने सोल्जर शहीद हो गए, हमें इनकी मौत का बदला लेना है और भारत पर हमें एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर भारत का कब्जा हो गया तो ये इलाका कभी भी हमारा सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन बताते हैं कि जो वहाँ के उस समय के आर्मी चीफ थे जनरल जियाउल हक का वहाँ पर शासन था और वो ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि 1971 की वॉर में वैसे ही हमको इतना नुकसान पहुंचा है और यहाँ पर अगर हम फिर से वॉर करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आपको पता होगा कि जब ये जनरल परवेज मुशर्रफ जनरल बनते हैं ब्रिगेडियर, तब ये ब्रिगेडियर था जिस समय 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। और जब ये जनरल बनता है तो यहां पर है कारगिल की चोटी, आपको दिखा देना चाहता हूं, ब्लैक है, ठीक है। ये पाकिस्तान का पूरा इलाका है, ये सीधा इस कारगिल की चोटी पर घुस आते हैं, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था, देखिए ये है आपका लेह, ठीक है, और यहां पर है आपका श्रीनगर। लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाली ये सड़क है अपने आप में, ठीक है। इस सड़क पर कब्जा कंट्रोल अगर ये कर लेगा तो पूरे कश्मीर पर कंट्रोल कर लेगा और यहां से सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ना भी इनके लिए आसान होगा। तो प्रयास ये करता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, उसने कसम खाई थी कि मैं भारत का सर थर्ड से अलग करूंगा, कश्मीर को भारत से अलग करूंगा। और जिस समय जनरल बनता उसमें प्रयास भी करता, लेकिन उसके बावजूद भारत की जो सेना है उसने इस प्रयास को विफल कर दिया था। कारगिल में भी इनको मुंह की खानी पड़ी, सियाचिन में भी इनको मुंह की खानी पड़ी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आज आपको समझाई हैं वो आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।